हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज करने वाले हैं हम बायो के कुछ PYQs जो कि हमारे 2023 से देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से हमारे आए थे और उन्हें करेंगे जिससे कि हमारे आने वाले पेपर के लिए हेल्प हो सके। अभी देखो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है, इसमें बायोल्यूमिनेसेंस अकर इन। बायो मीन्स होता है जो जिनके अंदर लाइफ होती है तो उनके अंदर चमक। ल्यूमिनेसेंस हमारी क्या होती है? चमक होती है। जैसे जुगनू होता है ना, तो जुगनू में चमक होती है। रात में अगर वो कहीं से निकल के जाए तो वो अलग से चमकता है, उसमें लाइट होती है। इट्स मीन जो लाइट एमिट करते हैं उन्हें बायोल्यूमिनेसेंस हम बोलेंगे। अभी इनमें से देखते हैं इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं कि इनमें से किन किन में बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट होती है। देखो सबसे पहले हमारा सिलेंट्रेटा। जो सिलेंट्रेटा होते हैं ना, ये तो फेमस होते हैं लाइट एमिट करने के लिए। और उसके बाद है टीनोफोरा। टीनोफोरा में भी ना बहुत सारे हैं, जो जैसे हमारी कॉम जेलीज हो गई और इसमें सिलेंट्रेटा में तो जेलीफिश हो गई। तो ये हमारी क्या करती है? लाइट एमिट करती हैं और ये पानी के अंदर रहती हैं। तो ये इसका मतलब है हमारे ऑप्शन ए में जो भी हैं दोनों ही सिलेंट्रेटा हो गया और हमारा टीनोफोरा होगा। दोनों ही लाइट एमिट करते हैं तो ऑप्शन ए तो हमारा राइट हो गया। उसके बाद सेकंड देखते हैं। इसके बाद फिर से टीनोफोरा दे दिया एंड पॉरीफेरा। जो पॉरीफेरा होते हैं ना, इसमें पॉरीफेरा की जो कैटेगरी में आते हैं हमारे साइकन हो गया, स्पंजिला हो गया, मीन्स जिनके अंदर स्पंज जैसी स्ट्रक्चर होती है, होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं जिनके अंदर, अब वो हमारे पॉरीफेरा में आते हैं। साइकन, स्पंजिला जैसे बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके अंदर लाइट एमिट नहीं होती। बट ना कुछ ऐसे होते हैं डीप सी स्पंज होते हैं जो जिनके अंदर लाइट पाई गई है। तो इसका मतलब पॉरीफेरा को भी हम लाइट एमिट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें से अगर कुछ ने भी लाइट एमिट किया तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो बायोल्यूमिनेसेंस अकर करता है। उसके बाद है पॉरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। ये दोनों तो फिर आ ही जाते हैं। इसका आंसर हो जाता है ऑल ऑप्शंस आर राइट। देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनमें देखो हमें ये पता है सिलेंट्रेटा और जो टीनोफोरा होते हैं ना, इन दोनों में तो लाइट एमिट होती है। इसके बाद हम पॉरीफेरा पे आके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पॉरीफेरा में होती है कि नहीं होती है। बट जब ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है ना ऑल ऑप्शंस आर राइट, तो इसमें ना 99% जो चांस होते हैं ना, वो चांस यही होते हैं कि जो ऑल ऑफ द अबव वाला आपका ऑप्शन है, मीन्स जो लास्ट वाला है, वही आंसर होगा। क्योंकि इनमें से दो को आप जानते हो, तीसरे के बारे में अगर आपको थोड़ा कम भी पता है, अच्छे से नहीं पता, अगर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को पूरा ही बना लोगे। अदरवाइज अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो ना, तो 99% जो चांस है वो हमारे ऑप्शन डी के साथ जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऑप्शन डी में टिक करके आगे बढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आया है बायो में। लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे आर मेड अप ऑफ। देखो जो लाइकेन वर्ड है ना, लाइकेन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्टेट के लिए। एस्टेट, सीटेट, जितने भी टेस्ट देते हैं, DSSB, सब के लिए जो लाइकेन है ना, लाइकेन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। लाइकेन जो होता है ना, वो सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं होती, ये दो का कॉम्बिनेशन होता है। और दो में हमारी क्या होती है? एक तो हमारी होती है एल्गी और एक होती है हमारी फंगस। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन मीन्स एक दूसरे का कॉपरेशन करके ये एक साथ रहते हैं। ये सिंगल नहीं है, दो का एडिशन है। मतलब जो हमारी एल्गी होती है ना, एल्गी हमारी करती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या मतलब होता है? फोटोसिंथेसिस होता है हमारा लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना। फोटो का मतलब ही हमारी सनलाइट होती है, HNU। जो सनलाइट होती है, फोटो वही होती है। तो फोटो इस सनलाइट की प्रेजेंस में जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस होती है उनकी प्रोसेस। अभी देखो जो खाना स्वयं बनाते हैं, इट्स मीन ये क्या बनाने का काम कर रही है? फूड बनाने का काम कर रही है। ठीक है। उसके बाद है फंगस। जो फंगस होती है ना, ये इसे शेल्टर प्रोवाइड करती है। शेल्टर मीन्स एज ए होम, मतलब उसे रहने की जगह देती है। ये इसे खाना बना के देती है और वो उसे रहने की जगह देती है। तो एक दूसरे के कॉपरेशन के साथ ही आपस में रहते हैं। तो ये क्या देती है? इसे शेल्टर देती है। मीन्स एक तरह से बोल सकते हैं कि इसे रहने के लिए होम देती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो जो एल्गी होती है ना, वो फोटोसिंथेसिस करती है। तो फोटो से याद रखेंगे, इसे हम फाइकोबायोंट बोलते हैं। जो हमारी एल्गी होती है, साइंटिफिक जो इसका नाम हो जाता है, वो फाइकोबायोंट होता है। और किस वजह से होता है? कि फोटोसिंथेसिस ये अकर करती है। तो हमें आराम से यहाँ से लर्न रहेगा कि जो एल्गी होती है, एल्गी फोटोसिंथेसिस करके फाइकोबायोंट इनका नाम होता है। उसके बाद जो फंगस है ना, फंगस को माइकोबायोंट बोलते हैं। माइकोबायोंट ऐसे याद रख सकते हो, माइकोबायोंट मीन्स जो मैन इसमें होती है। मैन क्या होती है? जो होम प्रोवाइड करेगी, जिसके अंदर ये रहेगा।
तो जो मेन है माइकोबायोन्ट वो होती है हमारी फंगस। जो इसको जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाइकेन्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं एल्गी और फंगस का, और ये सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन से इनके नाम हो जाते हैं फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें एक वर्ड और दे रखा है, ये दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये जो होते हैं ना इंडिकेटर की तरह इन्हें बहुत काम में लिया जाता है। जैसे अभी ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर बता रहे हैं कि पॉल्यूशन तो नहीं है एनवायरनमेंट के अंदर, उस चीज़ को ये दिखा देते हैं कि हाँ अभी पॉल्यूशन है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो ये मर जाते हैं वहाँ पे, तो भी पता चल जाता है कि यहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है। दूसरा होता है कि ये ना रेड कलर के हो जाते हैं। रेड कलर अगर इनका हो गया इट्स मीन हमें पता चल जाता है कि एसिडिक जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर एसिडिक चीज़ें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से ये रेड कलर शो करते हैं। अभी ना इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं हम। जो एसिड बेस जो चैप्टर है ना 10th क्लास में, उसमें हम देखते हैं कि जो लैब होती है ना, लैब के अंदर एसिड को दिखाने के लिए हम वो यूज करते हैं लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर हमें पता होता है किसका होता है। लिटमस पेपर जो बना होता है ना वो भी लाइकेन का बना होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो लाइकेन जो लिटमस पेपर होता है वो किससे बनता है, वो लाइकेन से बनता है। लाइकेन हमारा क्या होता है वो चीज़ें हमने देख ली। अभी लाइकेन का कलर भी आ जाता है, तो लाइकेन का जो कलर होता है ना वो पर्पल होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें जब कोई चीज़ एसिडिक होती है, देखो इसमें क्या होता है, एक ट्रिक होती है हमारी कि हम हमेशा ABC पढ़ते हैं। ठीक है, ABC की जगह आज हम पढ़ने वाले हैं ABR। ABR। अब देखो A से हमारा क्या हो जाता है एसिड, और B से हमारा हो जाता है ब्लू, और R से हमारा हो जाता है रेड। इट्स मीन हमारे पास क्या है, जो एसिड होते हैं ना वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। बेस्ट ट्रिक होती है जिसे हम कभी भूलते नहीं है, नहीं तो अदरवाइज हमारा क्या होता है, कभी सोचते हैं कि एसिड ब्लू से रेड करते हैं कि रेड से ब्लू करते हैं। तो ये बेस्ट ट्रिक होती है कि हमारे जो एसिड होते हैं हमेशा याद रहता है हमें, एसिड ब्लू टू रेड चेंज करते हैं, तो इसका मतलब वो एसिड है। लिटमस पेपर हमने यूज कर लिया। अभी यही जो कॉन्सेप्ट है वही किस पे यूज होता है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर यूज होता है कि जो लाइकेन्स होते हैं अगर वो रेड कलर दिखा रहे हैं इट्स मीन एसिडिटी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो लाइकेन के बारे में इतना है जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें देख लो एग्जाम्पल प्रियॉन्स एंड एल्गी, ये तो हमारा होगा ही नहीं। फंगी एंड प्रियॉन्स, प्रियॉन्स के साथ नहीं होगा, यूग्लेनॉइड भी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 3। गिबन्स proboscis monkey and rhinoceros found in which of the following sub-region of Oriental Zoo-Geographical Region। देखो ओरिएंटल जू जोग्राफिकल रीजन्स क्या होते हैं, ये रीजन्स होते हैं एनिमल्स के थ्रू, इन्हें डिवाइड कर दिया जाता है सब रीजन्स में। मीन्स यहाँ पे रेप्टाइल्स होंगे, यहाँ पे ये होंगे, सारे एनिमल्स जो होते हैं ना एनिमल्स के बेसिस पे इन्हें डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे रीजन्स में। तो वो सारे सब रीजन्स के ही ऑप्शंस हमें दे रखे हैं कि जो हमारे ये दो वाले मंकी जो प्रोबोसिस होते हैं ना ये लंबी आंख वाले मंकी होते हैं, और गिबन्स जो होते हैं ना ये उछल कूद करने वाले मंकी होते हैं। राइनोसिरस तो हमें पता ही होता है। तो ये क्या है हमारे इनमें बताने के किस में मिलेंगे। देखो इंडियन जो सब रीजन है ना ये छोटा सब रीजन है, तो इसमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। इट्स मीन जो इंडियन सब रीजन है इसमें नहीं मिलेंगे दोनों ही। और सिलियोनियन सब रीजन जो होता है ना ये जो तो होता है ये श्रीलंका के अंदर है। अगर श्रीलंका के अंदर है तो सिर्फ श्रीलंका के अंदर भी ये सारे नहीं मिलेंगे। उसके बाद है इंडो चाइना, इंडो चाइना के अंदर भी ये नहीं मिलते। तो ये किसके अंदर मिलते हैं, इंडो मलयान सब रीजन। इंडो मीन्स इंडोनेशिया, मलेशिया जो हमारी होती है ना उन सारी उनमें कंट्रीज का जो रीजन बनाया है इन्होंने कंबाइन करके, तो उनके अंदर हमें ये सारे मंकीज और राइनोसिरस मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस, जो ओशियंस होते हैं ना उसमें मुख्य रूप से प्रोड्यूस करने वाले क्या प्रेजेंट होते हैं। देखो ऑप्शंस को देख लेते हैं कि क्या है हमारे। देखो जब इनको हम पढ़ते हैं ना प्लैंकटन्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। जब इनकी स्टडी हम पढ़ते हैं ना तो एक तो हमारे होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स और एक होते हैं हमारे जूप्लैंक्टन्स। ठीक है, जूप्लैंक्टन्स। अब देखो इन दो में क्या डिफरेंस होता है। ये जो होते हैं ना ये हमारे एक तरह से प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और जो जूप्लैंक्टन्स होते हैं ना ये हमारे कंज्यूमर होते हैं। 2024 में भी इस पे एक क्वेश्चन बनाया था जूप्लैंक्टन पे, कंज्यूमर की फॉर्म में इन्होंने। तो जो जूप्लैंक्टन है वो कंज्यूमर की तरह काम करते हैं,
और जो फाइटोप्लैंक्टन है वो प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं। इट्स मीन जो प्लैंक्टन है ना दोनों ही रोल कर रहे हैं, तो मैन प्रोड्यूसर की फॉर्म में नहीं आएंगे क्योंकि इनमें कंज्यूमर भी होते हैं। इसका मतलब हमारा डी जो ऑप्शन है ना वो तो आंसर में नहीं आएगा। उसके बाद देखो ये क्या है, डायनोफ्लैजलेट। जो डायनोफ्लैजलेट्स होते हैं ना ये हमारे प्लैंक्टन का ही पार्ट होते हैं। प्लैंक्टन का जब ये पार्ट होते हैं तो ये भी इसमें नहीं आने वाले। उसके बाद देखते हैं यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स जो होते हैं ना ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं। अगर ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं तो ओशियन के अंदर ये हमें नहीं मिलेंगे। जब नहीं मिलेंगे तो ये भी हमारा ऑप्शन में नहीं आएगा। तो हमारा बच्चा क्या है, डायटम्स। तो डायटम्स जो होते हैं ना वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन के अंदर। ये इकोसिस्टम से हमारा 12th से है क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल possess 4 layers, which one of the following is the correct sequence from outside to inside। देखो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है मीन्स खाने वाली जो नली होती है ना उसकी 4 लेयर्स होती हैं। एक सबसे बाहर वाली, फिर उसके अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर। जो सबसे अंदर वाली होती है उससे खाना टच होके जाता है, बाकी 3 का अपना अपना अलग अलग रोल होता है। तो इसके लिए ना देखो एक ट्रिक हमारे पास होती है, समोसा। समोसा से जो सभी को लर्न होता है कि समोसा हम खाने के लिए यूज करते हैं। तो सारी लेयर्स को कैसे यूज करते हैं हम इसमें, जो देखो सबसे आउटर वाली जो लेयर होती है ना तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर से सोचते हैं। सबसे पहले माइंड से सोचते हैं, सर से सोचेंगे मीन्स सबसे पहले तो हमें देखो इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे हमें समोसा खाना है तो सबसे पहले तो हम सोचेंगे, सिर से हमने सोच लिया कि हमें समोसा खाना है। सेकंड क्या होगा, हम उसे उठाएंगे। अगर हमने उसे ले लिया तो मस्कुलर मीन्स हम उसे हाथ से उठाएंगे, अपनी मसल्स का यूज करेंगे। उसके बाद उसके थोड़े छोटे छोटे सब पार्ट्स करेंगे और उसके बाद मुंह में उसे खा जाएंगे। तो ये बेस्ट ट्रिक होती है इसे करने की। समोसा मीन्स सबसे पहले हम सोचेंगे समोसा खाने के बारे में। मीन्स सबसे बाहर की जो लेयर होती है ना वो सिरोसा होती है। सिरोसा होती है सबसे बाहर की, मीन्स सबसे पहले हमने सोचा उसके बारे में, सबसे बाहर की लेयर। उसके बाद होती है एम से हमने मसल्स का यूज किया तो ये होती है हमारी सिरोसा हो गई। मस्कुलरिस ये होती है हमारी मस्कुलरिस। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसे सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो सबम्यूकोसा। और उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, मुंह के अंदर खा जाएंगे तो इट्स मीन म्यूकोसा। सबसे अंदर हम सबसे बाद में हम उसे मुंह के अंदर खा जाएंगे तो वो हो जाएगा म्यूकोसा। तो इस ट्रिक के साथ हम जा सकते हैं जैसे कि हम लेयर्स को कभी भूले ना, एक बार पढ़ लिया तो हमें लर्न रहे। तो ये इसका बी हो जाएगा, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या आया है, इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस फॉर फॉस्फोरिलेशन अगर इन 2 ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। देखो ग्लाइकोलिसिस जो ये होती है ना इसमें हमारा क्या होता है, मेन एडीपी से ना एटीपी बनते हैं। एडीपी जो होता है इससे हमें एटीपी की फॉर्मेशन होती है। अब हमें ये देखना है कि कौन से वो 2 स्टेप्स हैं जिनमें एडीपी से एटीपी बनती है। ये पूरी प्रोसेस हमें देख लेनी है तभी इस तरह के क्वेश्चंस को हम बना पाएंगे। तो इसमें देखो फर्स्ट देख लेते हैं 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। इससे हमें बनाना है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ठीक है, तो इसमें हमारा एडीपी से एटीपी फॉर्मेशन होता है तो इट्स मीन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं सेकेंड, फॉस्फोफिनॉल पाइरुविक एसिड से पाइरुविक एसिड। इसमें भी हमारा बनता है, इट्स मीन ये भी हमारा ऑप्शन में आ जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड आ चुके। उसके बाद है थर्ड, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से फॉस्फोफिनॉल पाइरुविक एसिड। देखो इसमें नहीं बनता, ठीक है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है, नया एटीपी नहीं बनता। उसके बाद है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड टू 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। इसमें भी फॉर्मेशन नहीं होता है। इट्स मीन थर्ड और जो फोर्थ है ना हमारा वो आंसर में नहीं आएगा। फर्स्ट एंड सेकंड हमारा किस में है, ए ऑप्शन में है तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन को हम टिक करेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये हमारा 9th से है, जो सेल वाला चैप्टर है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो इसमें हमारे चारों साइंटिस्ट है ना वो दे रखे हैं एनसीईआरटी में सारे, किसने क्या डिस्कवर किया था। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें जो वाल्टर फ्लेमिंग थे ना, वाल्टर फ्लेमिंग ने हमें जो बताया था वो मीटोसिस के बारे में बताया था। इन्होंने किसके बारे में बताया था, मीटोसिस के बारे में बताया था, जो सेल डिवीजन होता है। ठीक है, उसके बाद है रुडोल्फ
विर्चो, जो रुडोल्फ विर्चो हैं, इन्होंने बताया था कि हमारी जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है ना, उसी से हमारी नई सेल बनती है, उसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट जो हुक है, उन्होंने शेल की डिस्कवरी की थी। यही आता है ट्रिक के साथ भी हम जाते हैं कि जो हुक होता है ना, हुक से छोटी छोटी चीज़ों को हम पकड़ते हैं। हुक छोटी चीज़ों को पकड़ने के लिए होता है, तो सबसे छोटी जो इकाई है शेल, वो किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो हुक से हम हिंट के साथ जाते हैं कि इन्होंने शेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद है सेल्डन एंड सचवान। सेल्डन एंड सचवान क्या थे? इन्होंने शेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारी जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो हमारी सेल से बनी है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि सेल कहाँ से आती है। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने बोला है कि जो नई सेल आती है वो पहले ही सेल से निकल के आती है या उससे ही हमारी बनती है। तो प्री एग्जिस्ट सेल से ही हमारी न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। ये किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। बाकी सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि किसी में से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, Which one of these phylum possess closed circulatory system? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? खून का हमारे अंदर बॉडी के अंदर बहना, वो सर्कुलेशन होता है, खून का फ्लो होना। अब वो दो तरह से होता है, या तो ओपन होगा, ओपन मीन्स पूरी बॉडी में कहीं भी कैसे भी फ्लो हो रहा है। दूसरा होता है क्लोज। क्लोज मतलब वेन्स में, नसों में बह रहा है, तो वो क्लोज है। अब इन्होंने पूछा है कि जो क्लोज है वो किस फाइलम में होता है। अभी देखो इसमें हमारे एनेलिडा दे रखा है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड हमारा अकाइनोडर्मेटा। जो हमारे ये तीनों होते हैं ना, इन तीनों के अंदर हमारा ओपन होता है। ये थोड़ा हम पढ़ेंगे तभी इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, वो इन तीनों के अंदर ओपन होता है, और जो हमारे एनेलिडा होते हैं इनके अंदर क्लोज होता है। ठीक है, और इसमें क्या आ जाते हैं हमारे क्लोज के अंदर? जैसे हमारा रिंगवॉर्म हो गया, तो रिंगवॉर्म के अंदर हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसके बाद हमारे पास जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, आर्थ्रोपोडा में क्या आ जाता है? जैसे कॉकरोच है, तो कॉकरोच के अंदर भी हमारा कोई क्लोज नहीं है। कॉकरोच के अंदर ओपन सिस्टम होता है, पूरी बॉडी में कहीं भी ब्लड फ्लो करता है। उसके बाद हमारा ये है मोलस्का हो गया, और अकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश आ जाती है, स्टारफिश वगैरह आ जाती हैं। देखो इसमें जो मोलस्का है ना, मोलस्का के अंदर हमारा स्नेल वगैरह होते हैं। स्नेल हो गया एक, इसमें ना एक एक्सेप्शन होता है, और एक्सेप्शन जो होते हैं ना हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो होता है हमारा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो होता है ना, ऑक्टोपस के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज होता है। बाकी जो हमारे मोलस्का होते हैं ना, तो मोलस्का के अंदर जो होता है हमारा वो हमेशा ओपन होता है। जो ऑक्टोपस है उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमारे इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा ए। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और टॉपिक आपके दे रखे हैं कि हमारे किस टॉपिक से ये सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिशेज आर एडिबल। जो हमारी एडिबल मीन्स खाने योग्य कौन कौन सी फिशेज है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसमें हमें अगर फिशेस का सारी का नहीं भी पता कि किन किन को हम खा सकते हैं, तो इसे एलिमिनेशन मेथड से इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे देखो इसमें प्राण दे रखा है, उसके बाद इसमें क्रैब दे रखा है, इसमें भी क्रैब दे रखा है। देखो तीन ऑप्शंस तो हमारे वैसे ही कट हो जाते हैं। कैसे होते हैं? देखो क्रैब जो होता है ना, केकड़ा जो होता है, क्रैब हमारा कभी भी फिश के अंदर नहीं आता। अब प्रॉन्स जो झींगा वगैरह होते हैं वो भी हमारी फिश के अंदर नहीं आते। इसका मतलब तीन ऑप्शंस तो हमारे वैसे ही कट हो गए। तो हमारा बचा क्या? कैटला, रोहू, हिलसाइड, पॉम्फ्रेट। तो ये हमारी जो होती है खाने योग्य मछलियाँ होती हैं। नहीं भी पता तो भी हम कॉमन सेंस के साथ इस तरह के क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्हाट आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इन द बॉडी। जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर कौन से होते हैं। देखो सबसे पहले देख लेते हैं, प्राइमरी हमारे स्टार्टिंग के होते हैं, और लिम्फोइड का मतलब होता है जो हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं, डिफेंस करते हैं, उस तरह के ऑर्गन्स। अब वो चीज़ें जो हमारी बॉडी की रक्षा करती हैं वो चीज़ें कहाँ बनती हैं? बॉडी के अंदर। ठीक है, देखो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स ये दो तरह के होते हैं, एक तो प्राइमरी होते हैं, एक सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है? जो हमारी शरीर की डिजीज से लड़ने की जो क्षमता होती है ना, मीन्स एक तरह से इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो जो प्राइमरी लिम्फोइड है वहाँ पे तो इन सेल्स का फॉर्मेशन होता है जो हमें बचाती हैं, डिफेंस करती है हमारी।
और जो सेकेंडरी होता है ना, सेकेंडरी के अंदर ये काम करती है। अभी इन्होंने प्राइमरी पूछा है, इट्स मीन इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है। अभी देखो लिम्फॉइड जो होते हैं, लिम्फॉइड जैसे हमारे WBC हैं, WBC हमारी क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और इन्हें बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। इन्हें क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स। अभी लिम्फोसाइट्स इन्हें बोलते हैं, इट्स मीन ये हमारी क्या करती हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। लिम्फोइड से ही है ये हमारा लिम्फोसाइट। कई बार ना DSSB और CTET वगैरह में भी जो क्वेश्चन आता है कि जो WBC होती है वो पूछ लेता है कि ये इम्यूनिटी में हेल्प करती है, बट उसमें WBC ना देख के लिम्फोसाइट लिख देता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि जो हमारी WBC होती है उन्हें ही लिम्फोसाइट्स हम बोलते हैं। इसके बाद है हमारी WBC ही हमारी क्या होती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये WBC होगी। तो इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, देखो इनका जो फॉर्मेशन होता है ना वो बोन मैरो एंड थाइमस के अंदर होता है। बोन मैरो हमारी कहाँ होती है, जो हड्डियाँ होती हैं हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है। तो बोन मैरो मीन्स हड्डियों के अंदर एक तो फॉर्मेशन होता है, और थाइमस हमारा चेस्ट के अंदर होता है। तो थाइमस और बोन मैरो के अंदर हमारी WBC का फॉर्मेशन होता है। तो इन बोन मैरो और थाइमस को हम इनकी फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ WBC। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम बाकी ऑप्शंस को, देख लेते हैं कि उनमें क्या दिया है। स्प्लीन क्या होती है, स्प्लीन होती है जहाँ पे ना जो RBC होती है वो आके खत्म हो जाती हैं। RBC हमारी क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं। और रेड ब्लड सेल का भी ना कई बार नाम RBC ना देके इन्हें क्या दे दिया जाता है, इनका साइंटिफिक नाम दे दिया जाता है, और वो होता है हमारा एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो RBC को भी याद रखेंगे कि RBCs को क्या बोलते हैं। ये एरिथ्रोसाइट्स होती हैं RBC, और ये स्प्लीन में जाके खत्म हो जाती हैं। उसके बाद है लिम्फनोड, जो लिम्फनोड हो गया। उसके बाद टॉन्सिल्स और पेयर्स पैचेज। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाता है लिम्फ नोड्स। जो लिम्फ नोड्स होता है ना, यहाँ पे हमारी जो WBC हैं, WBC वर्क करती हैं, यहाँ पे एक्टिव हो जाती हैं एक तरह से लिम्फ नोड के अंदर। उसके बाद है टॉन्सिल्स। जो टॉन्सिल होता है, टॉन्सिल जो होते हैं हमारे गले के अंदर होते हैं, और जो टॉन्सिल्स होते हैं ना बाहर के जर्म्स जो आने वाले होते हैं उनको रोकने में हमारी हेल्प करते हैं। पेयर्स पैचेज जो होते हैं वो पैनक्रियाज के अंदर होते हैं, उनके अंदर कोई डिजीज या फिर कोई एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ आती है तो उसे भी डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है थाइमस हमने देख लिया। और अपेंडिक्स जो होता है ना, ये सेकेंडरी होता है, यहाँ पे ये अपना फंक्शन फ्लो कर सकते हैं, मतलब ये प्राइमरी के अंदर नहीं आता। तो आंसर इसका हमारा मेनली हो जाएगा C। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन ग्लोमेरुलर filtration rate falls, which of the following हार्मोन इज रिलीज टू स्टिमुलेट ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। देखो हमें पता होता है जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है। अब किडनी जब फिल्ट्रेशन का काम करती है और उसका रेट अगर कम हो जाए तो बॉडी पे जो एक सिग्नल जाता है कि इसका रेट फास्ट करो, या फिर मतलब उसमें कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और जिनकी वजह से उसमें फिर हेल्प मिलती है फिल्ट्रेशन में। तो वो कौन से हार्मोन होते हैं जो रिलीज होते हैं, उनमें भी बताया है कि सबसे फर्स्ट कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। इसमें ना ये 3 हार्मोन्स हमारे होते हैं। देखो इसमें कैसे ट्रिक के साथ भी हम जा सकते हैं। इसमें ट्रिक हमारी होती है कि इसमें रास सिस्टम काम करता है। जैसे ही हमारी किडनी होती है ना, किडनी अगर जैसे ही हमारा थोड़ी स्पीड कम कर देती है तो रास सिस्टम हमारा काम करना स्टार्ट कर देता है। और रास सिस्टम क्या करता है, सबसे पहले वो फ्लो हार्मोन रिलीज करता है रेनिन को। कौन सा करता है, रेनिन को सबसे पहले रिलीज करता है फर्स्ट में R से। फिर उसके बाद हमारा करता है रेनिन के बाद एंजियोस्टेंसिन, और उसके बाद करता है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता है कि जो हमारा ये दोनों तो सेकंड एंड थर्ड होंगे। फर्स्ट पे रेनिन करेगा, सेकंड पे हमारा ऐसे करेगा, थर्ड पे इसे। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस हो जाता है कि सबसे पहले कौन सा हार्मोन, फिर सेकंड एंड थर्ड। तो ये हमारा रास सिस्टम है। रास के साथ हम जा सकते हैं कि कौन सा हमारा सीक्वेंस इसके अंदर आएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेप्टाइल इन इंडिया। एंडेंजर्ड क्या होती है, जो बिल्कुल ही खत्म होने की कगार पे हैं, उन्हें एंडेंजर्ड बोलते हैं।
वो कौन सी रेप्टाइल है जो हमारे इंडिया के अंदर ख़त्म होने की कगार पे है? देखो ये होते हैं हमारे घड़ियाल। जो हमारे घड़ियाल होते हैं ना, एक तरह से क्रोकोडाइल्स होते हैं जो बिल्कुल ही ख़त्म होने की कगार में हैं, तो ये हमारा घड़ियाल हो जाएगा। बाकी हमारे ये नहीं होते हैं, ये अभी हमारे प्रेजेंट हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, विच वन ऑफ दीज इज ए एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। देखो एक्साइटेटरी मतलब होता है एक्साइट करना या फिर बढ़ाना। एक्साइटमेंट क्या होती है? किसी चीज़ को इंक्रीज करना, ठीक है। तो एक्साइटेटरी होता है बढ़ा देना न्यूरोट्रांसमीटर को। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? हमारा ब्रेन और जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो आपस में उनका जो कनेक्शन है, जिससे वो सिग्नल देते हैं आपस में, केमिकल्स के थ्रू बात करते हैं कि क्या करना है, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर एज ए हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारे ब्रेन और न्यूरॉन्स का आपस में बातचीत करना। अब उसको बढ़ाने का काम कौन करेगा? एक्साइटेटरी का मतलब होता है बढ़ाना। अब उसे बढ़ाने का जो काम करता है ना, वो एसिटाइल कोलिन करता है। कौन करता है? एसिटाइल कोलिन करता है। इसके अंदर एक तो एसिटाइल ग्रुप होता है और एक होता है कोलिन ग्रुप, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हमारा सी है। उसके बाद जो इसे डिक्रीज करते हैं, जैसे ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन जो होता है ना इसे प्रोहिबिट करता है, मीन्स कम कर देता है। उसके बाद है डोपामाइन। डोपामाइन जो होता है ना, डी से ही हम समझ सकते हैं, डी से याद रख सकते हो ड्यूल। ड्यूल मीन्स दो तरह का ये काम करता है, इंक्रीज भी करता है और कभी डिक्रीज भी करता है। ड्यूल नेचर का ये होता है। डोपामाइन ध्यान रखोगे ड्यूल है और वो कभी कम करता है कभी ज़्यादा करता है, दोनों ही फंक्शन इसके हो जाते हैं। उसके बाद है गाबा। जो गाबा होता है ना, गाबा इसे हमेशा कम करता है। गाबा की फुल फॉर्म भी होती है हमारी गामा एमिनो ब्यूटाइट्रिक एसिड। तो इसमें एमीन ग्रुप होता है और ब्यूटाइल होता है, मीन्स कार्बन जो होता है 4 की फॉर्म में होता है, ब्यूटाइल की फॉर्म में होता है, एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके लिए एक ट्रिक भी होती है, गो टू बेड। गो टू बेड का मतलब क्या है? कम कर देना, ठीक है। गो टू बेड मीन्स एनर्जी हमारी क्या होती है? जब सोने चले जाते हैं तो एनर्जी मीन्स डाउन होगी तो हम सो जाते हैं। तो वो क्या है हमारा गो टू बेड। तो गो टू बेड जो हमारा गाबा होता है वो भी इसे इनहिबिट करता है, कम कर देता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन इन प्लांट। सक्सेशन जो होता है ना, उनका मतलब कैसे कैसे वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज होते चले जाते हैं, सक्सेशन वो हो जाता है। तो इसमें हमारा सक्सेशन कैसे होता है? ये होता है हमारा, देखो सबसे पहले हमारा ये होती है जीरो वाली जो कंडीशन होती है, इट्स मीन जो ड्राई होते हैं, सबसे पहले ड्राई, फिर मैजिक मीन्स मीडियम, और उसके बाद हो जाता है हाइड्राइट्स। हाइड्राइट्स हमें पता होता है ये होता है वाटर की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा हो जाना, मीन मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाना या पानी बहुत ज़्यादा हो जाना। तो हम इसमें जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। तो ये बी हमारा हो जाता है सक्सेशन के लिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम हार्ट। देखो हार्ट का हमें पता होता है, हार्ट का काम होता है पंपिंग करना, बट ये पंपिंग करने के साथ साथ एक हार्मोन भी रिलीज करता है। और हमें पता है जो हार्ट होता है ना, उसमें ऊपर आर्टरीज होती हैं। तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? आर्टेरियल न्यूट्रोरेटिक फैक्टर, ठीक है। तो आर्टेरियल से याद रखेंगे, इसके अंदर आर्टरी होती है, तो ये वाला जो हार्मोन होता है ये रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? ये है नॉर एड्रेलिन जो होती है, वो तो हमारी एड्रेलिन करती है, एड्रेलिन रिलीज करती है। और एड्रेलिन हमारी क्या होती है? किडनी के ऊपर होती है। और जो एड्रेनलिन होती है ये भी हमारा एड्रेलिन करती है, तो ये भी हमारी क्या होती है? किडनी के ऊपर होती है। उसके बाद वैसोपर्सिन जो होता है ना, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। सेकेंडरी वाली पोस्टीरियर वाली जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो इसे सिक्रीट करती है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी फेशियल बोन्स आर देयर इन द स्कल ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी जो होती हैं हड्डियां होती हैं। अभी देखो ह्यूमन की जो स्कल होती है ना, उसमें हमारे पास जो टोटल होती हैं वो टोटल 22 होती हैं। वो दो तरह की होती हैं, एक तो हमारी कौन सी होती हैं? क्रैनियल होती हैं, और एक होती है हमारी फेशियल, ठीक है। दो तरह की ये हमारी खोपड़ी के अंदर होती हैं। अब फेशियल क्या होती हैं? जो फेस के अंदर होती हैं, ये जो हमारे जॉ होती है, नोज होती है, तो इन सब के अंदर जो होती है, मतलब हमारे फेस के अंदर जो होती हैं वो होती है हमारी 14। क्रैनियल जो होती हैं जो फिक्स होती हैं, अदर फिर जो मुंह के अलावा बच गई तो वो होती है हमारी 8।
तो इसमें हमारा किसका पूछा, फेशियल का पूछा है, तो फेशियल की हमारी 14 हो जाएंगी, क्रैनियल पूछ लेता तो हमारी 18 हो जाती है, टोटल पूछता तो हमारी 22 हो जाती है, तो ऑप्शन होगा हमारा बी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमीफेरस ट्यूबल्स इज नोन एज। जो सेमीफेरस ट्यूबल्स होती हैं उनमें से स्पर्म का निकलना क्या कहलाता है, कौन सी प्रोसेस होती है, ये हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन जो है ना 12th से उस वाले चैप्टर से है। अभी देखो इसमें क्या होता है, हमारे जो टेस्टीज होती है ना मेल के अंदर, टेस्टिस के अंदर हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ये हमें पता होता है कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो टेस्टिस के अंदर होता है। अब जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस के अंदर ही हमारी क्या होती है, सेमीफेरस ट्यूबल्स होती हैं इसी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो वो ट्यूबल्स होती हैं, पहले तो इनमें क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले तो क्या होती है कि स्पर्म बनता है, फिर उसके बाद वो मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद ये टेस्टिस या जो सेमीफेरस ट्यूबल्स है वो टेस्टिस के अंदर ही है, सेमीफेरस ट्यूबल्स। तो सेमीफेरस ट्यूबल्स से पहले तो बाहर आता है, फिर उसके बाद क्या है, बिल्कुल ही बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये 4 प्रोसेस है, चारों प्रोसेस को देखेंगे कि हमारा क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले है टेस्टिस के अंदर हमारी सेमीफेरस ट्यूबल्स, और सेमीफेरस ट्यूबल्स के अंदर स्पर्म का बनना हमारा कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है स्पर्म का बनना। उसके बाद उसका मैच्योर होना कहलाता है स्पर्मायोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद जब ये मैच्योर भी हो गया, बन भी गया, अब इन जो सेमीफेरस ट्यूबल्स है इनसे बाहर निकलेगा, उसे बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। अब ट्यूबल से जब बाहर निकल रहा तो स्पर्मिएशन, लेकिन बॉडी से अभी बाहर नहीं निकला है, टेस्टिस या उन ट्यूबल से ही बाहर निकला है। जब बिल्कुल ही पेनिस से बिल्कुल बाहर निकल जाएगा उसे बोलते हैं इजैकुलेशन, इजेक्ट कर देना, बिल्कुल ही बाहर निकाल देना बॉडी से, जो मेल होता है उसकी बॉडी से बिल्कुल ही बाहर निकल जाना, वो इजैकुलेशन होता है। तो इसमें हमारा जो पूछा है वो स्पर्मिएशन पूछा है कि जो सेमीफेरस ट्यूबल्स है उससे निकलना क्या कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, देखो ये हमारा पेडागोजी का है, इसे अभी नहीं करेंगे, इसे बाद में देखेंगे। उसके बाद है 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन क्या है, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल मीन्स उसमें क्या होता है, 2 फीमेल और मेल 2 पार्ट भी होते हैं, एक सिंगल ही हमारी कोई ऑर्गेनिज्म होगी और उसी से नई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाना, मीन्स 2 का नहीं होता, एक मेल और फीमेल दोनों नहीं होते। इट्स मीन एक सिंगल जो ऑर्गेनिज्म है उसी से फॉर्मेशन होना नई डॉटर उसका ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो ये हो जाता है एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल में हमारे क्या आ जाते हैं, जैसे अमीबा हो गया, जो अमीबा होता है ना, अमीबा में जो सिंगल जैसे अमीबा है हमारा, तो अमीबा के अंदर इसमें क्या होगा, बीच में से ब्रेक हो जाता है और फिर उसके बाद 2 डॉटर जो होती है ना, 2 डॉटर अमीबा में चेंज हो जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, दिखता जो है ना, ये बिल्कुल अपनी जो पेरेंट है, मीन्स जो सिंगल अमीबा था ना उसके जैसा ही दिखता है। उसका डीएनए भी उसी में से आया है, तो डीएनए भी इसका क्या होता है, सेम होता है, डीएनए भी सेम, और इसका जो फेशियल स्ट्रक्चर वगैरह सब सेम टू सेम होता है, क्योंकि ये 2 का कॉम्बिनेशन नहीं है, सिंगल का कॉम्बिनेशन है। ऐसे हमारा हाइड्रा होता है, जो हाइड्रा होता है उसमें बडिंग से फ्यूजन होता है, तो जो बड़ होता है उसमें निकलता है और उसके बाद उसमें से नए जीव जो बनते हैं वो भी बिल्कुल डिक्टो अपने पेरेंट जैसे होते हैं, क्योंकि उसका पेरेंट जो है वो सिंगल ऑर्गेनिज्म है। अभी देखो अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो कैसी होंगी उसकी ऑफस्प्रिंग, तो उसकी जो संतान होगी वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम होगी, मीन्स उसका फेस कट या फिर उसकी दिखने की स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकली मीन्स उसका फेस वगैरह या उसकी बॉडी स्ट्रक्चर जैसी भी होगी एकदम सेम होगी, और जेनेटिकली मतलब उसका डीएनए और जो जीन वगैरह होगा वो डिक्टो रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सिंगल पेरेंट से है, 2 से कंबाइन करके नहीं बनी है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली वो सेम टू सेम रहेगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फाइनल लास्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सारी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। हाउस फ्लाई हैव
स्पंजिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। जो माउथ पार्ट है ना हाउस फ्लाई के अंदर, जो हमारी घरों में मक्खियाँ होती हैं उनके अंदर जो खाने वाला पार्ट है, मुंह का जो हिस्सा वो यूज करते हैं ना, वो स्पंज जैसा होता है। वो किसी चीज़ पे बैठ जाए ना तो उसे सोख लेती हैं। स्पंज का काम भी क्या होता है? सोख लेना। तो उनका जो वो डंक सा होता है ना, तो वो जिस पे भी रखती हैं तो वहाँ से उसका रस वो चूस लेती हैं। इट्स मीन स्पंजिंग टाइप उनका माउथ पार्ट होता है। तो इट्स का मतलब है हमारा ये जो दे रखा है ये बिल्कुल सही दे रखा है। उसके बाद देखते हैं सेकंड, हनी बी हैव बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। जो हमारी हनी बी होती है ना, वो बाइट तो करती है बट वो अपने पेट भरने के लिए बाइटिंग नहीं करती। वो तो किसी को काटना है तब बाइट करती है वो, लेकिन वो उसका जो माउथ पार्ट है ना, ने खाने के लिए एक तो वो च्यूइंग यूज करती है और एक यूज करती है वो लापिंग। लापिंग हमारा यहाँ पे लिखा है। लापिंग होता है उस चीज़ को चाटना, या तो वो रस को क्या करती है? चाटती है, या फिर उसे चूस जाती है, सारे रस को पी जाती है। तो लापिंग होता है इसमें और च्यूइंग होता है। इसका मतलब ये जो बी है हमारा ऑप्शन सही नहीं है। इसमें जो बाइटिंग लिखा है काटना, वो हाउस उसके हनी बी के अंदर नहीं आता। उसके बाद है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जो होती है ना, हैव स्पॉनिंग टाइप माउथ पार्ट्स। जो हमारी बटरफ्लाई होती है इनमें भी स्पॉनिंग टाइप होता है। ये भी क्या करती है? सोख लेती हैं रस को, बटरफ्लाइज भी। उसके बाद है हमारा कॉकरोच है च्यूइंग एंड लापिंग। देखो जो कॉकरोच होता है ना, वो च्यूइंग तो होता है, वो चूसता है, लेकिन लापिंग उसके अंदर नहीं होता, वो बाइटिंग करता है, वो बाइट करता है, ठीक है, काटता है उस चीज़ को। तो ये बाइटिंग होता है इसमें और च्यूइंग होता है। इसका मतलब जो ऑप्शन है, मतलब फोर्थ हमारा वो है सीक्वेंस, ये हमारा सही नहीं है। तो हम किसके साथ जाएंगे? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड हमारा किस में दे रखा है? बी में। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।